नमस्कार, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास एक फौजी हूँ, साथ ही साथ एक फिश फार्मर भी हूँ। मेरा खुद का 20 एकड़ का एक फार्म है जहाँ पे मैं कमर्शियल आईएमसी का कल्चर करता हूँ। मैं मेनली आईएमसी का कल्चर करता हूँ। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और यहाँ पर आईएमसी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जहाँ पर जो मछली का डिमांड है उस हिसाब से मैं मछली का कल्चर करता हूँ। तो यहाँ पर आईएमसी का डिमांड ज़्यादा है। आईएमसी के साथ साथ और भी कुछ टाइप का कार्प का मछली है, उनको भी मैं तैयार करता हूँ, जो यहाँ का बाज़ार के अनुपात में मैं फिश फार्मिंग करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग उधर जो भी फार्मिंग कर रहे हो वो आपके उधर का बाज़ार के हिसाब से ही करिएगा, क्योंकि बाज़ार अगर आपको नहीं मिल पाता, आप कितने भी अच्छा फार्मिंग कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी आता हूँ मैं कुछ दिन से कुछ बेसिक फिश फार्मिंग के ऊपर बेसिक वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिक वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है पहले मैं एक थोड़ा सा इसको बात कर लेता हूँ, फिर बाद में मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। फिश फार्मिंग तो अक्सर आदमी फिश फार्म कर लेता है, लेकिन देखा जाता है उसको थोड़ा सा नॉलेज कम होने के कारण थोड़ा सा तालाब में कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो बंदा दुकान में भागता है जहाँ पर फिश का सामान वगैरह मिलता है, तो दुकानदार वही चीज़ दे देता है जो आपको जितना डरा हुआ आदमी है उस हिसाब से वो सामान थमा देता है। उसको सेल से मतलब है, आपको तालाब में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मतलब नहीं है। हो सकता है वो जो सामान दिया हुआ है आपका तालाब उससे सही हो रहा है, मछली भी सही हो रहा है, ग्रो भी मिल रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा हकीकत को, जो मैं कितना खर्चा किया उतना खर्चा मेरे को करना चाहिए था नहीं चाहिए था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ आपको तालाब के अंदर बड़े प्रॉफिट को आपको घाटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रॉफिट को आपको सेविंग करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मेरे हर चीज़ में खर्चा मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। फार्मिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम को बचने के लिए आपको नॉलेज की जो बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक चीज़ होता है, मैं कोई चीज़ तालाब में क्यों दूँ, ये आपको दिमाग में ऑलवेज कारण घूमना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को ऑलवेज अपने माइंड में क्वेश्चन करेंगे तभी उसका हल ढूंढ पाओगे। तभी आप प्रॉपर जो भी चीज़ डालो, चूना हो गया, नमक हो गया, गुड़ हो गया, या एंटीबायोटिक हो गया, या प्रोबायोटिक हो गया, हम किस मात्रा में डालेंगे, क्यों डालेंगे, इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या प्रॉब्लम होगा, ये पूरे चीज़ का अगर आप लोगों को थोड़ा सही ढंग से नॉलेज हो जाए तो फिश फार्मिंग का प्रॉफिट अपने हाथों के ऊपर है। आप इसको जितना चाहिए आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इसीलिए आशा करता हूँ मेरे जो वीडियो में छोटा छोटा करके वीडियो डालता रहता हूँ, मेनली बेसिक चीज़ के ऊपर, क्योंकि बेसिक चीज़ के मैं खुद पिछले 11 साल से इन्हीं चीज़ की खोज पे मैं इंडिया का हर जगह पे घूमा हूँ, काफ़ी जगह ट्रेनिंग भी लिया हूँ, तभी मैं आज आप लोगों को बोल पा रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है मैं भी जो बोल रहा हूँ एक छोटा सा सब्जेक्ट है नहीं जो छोटे से क्लिप में क्लियर हो जाए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को दूसरी बार मैं फिर छोटा छोटा करके वीडियो बना दूंगा, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को उस चीज़ को समझ में आ जाएगा। नहीं तो मेरे कमेंट करके बताना, इनसे भी मैं मैक्सिमम कमेंट को अटेंड करता हूँ और खुद उसके जितना सॉल्व हो सके मैं उनको करता हूँ। तो आज आते मेनली ग्रो आउट पॉइंट के ऊपर। एक्चुअली जो नॉर्मली जितना भी फार्मर है ना, मैक्सिमम फार्मर मछली को बड़ा करता है। कुछ गिने चुने फार्मर होगा जो स्पॉन से फ्राई या फ्राई से मतलब फिंगरलिंग तक करता है, लेकिन मैक्सिमम आदमी आप देखा मतलब आपको बड़ा फिश बनाने के लिए तालाब का इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए तालाब को जो हम लोग सीड छोड़ेंगे, अभी सर्दी खत्म होने वाला है, और तालाब का निर्माण करना या तालाब का रिपेयरिंग करना, उसके साथ साथ तालाब को सही ढंग से नेक्स्ट कार्प के लिए मतलब नेक्स्ट कल्चर के लिए तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट कल्चर के मतलब जो अभी जो हम लोग कल्चर लेंगे उसके लिए तालाब को अगर ठीक ढंग से हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट में जो हमारा प्रॉब्लम मतलब कभी कभी काफ़ी सारे आदमी का प्रॉब्लम होता है। जो तालाब के अंदर क्या होता है, सही ढंग से तालाब के पानी के अंदर प्लैंकटन रेज नहीं हो रहा है, तालाब के अंदर गैसेस प्रॉब्लम हो रहा है, तालाब के अंदर मछली का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए तालाब जो प्रिपरेशन है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर सही ढंग से तालाब का प्रिपरेशन रहेंगे तो आप सोच लीजिए आपको कल्चर ऐसे बिल्कुल स्मूथली चलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इससे क्या क्या बेनिफिट है, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि अलग अलग पॉइंट का अलग अलग मैनेजमेंट होता है, हर पॉइंट का मिट्टी सेम नहीं होता, तो सेम मिट्टी नहीं होने के कारण उनमें जो न्यूट्रिशन
रिलीज करने का पावर कम होता है। जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो हमारा सोइल टेस्ट होता है, सोइल टेस्ट में क्या पता लग जाता है इसमें कौन सा चीज़ का कमी है, कौन सा खनिज कमी है, तो उस चीज़ को खनिज को हम दे देंगे तो जैसा अच्छा क्रॉप मिलता है, सेम तालाब में भी होता है। और दूसरी बात, तालाब के अंदर जैसे हम खेती बाड़ी में भी हम करते तो उससे पहले हम लोग खेत को अच्छे से जुताई करते, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खाद डालते, तब जाके हम लोग पौधा वगैरह लगाते तो अच्छा हमें फसल मिलता है। सेम चीज़ मछली में भी है। मछली का जो हम तालाब है, तालाब को अगर सही ढंग से पिपासन करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, हमारा जो फिश का ग्रोथ हो गया, हमारा खर्चा जो बाद में प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारे चीज़, वो चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। इससे आपको कल्चर भी अच्छा रहेगा और अच्छा आपको प्रॉफिट मार्जिन भी रहेगा। अभी आता है ग्रो आउट पॉन्ड कितना बड़ा होना चाहिए। मैं पहले वीडियो में बताया था ग्रो आउट पॉन्ड का खासियत क्या क्या होना चाहिए, फिर भी छोटा सा एक दो लाइन बात करके मैं मेन टॉपिक में आ जाऊंगा। ग्रो आउट पॉन्ड लगभग हम लोग 50 डेसिमल से ऊपर में होना चाहिए। आप लोग कोशिश करना उसी पॉन्ड को चॉइन करना जिस पॉन्ड में आप लोग इजीली अवेलेबल मछली को पकड़ सकते हो। कभी कभी बड़ा पॉन्ड तो हो जाता है, उससे नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल तो जाता है, लेकिन सही टाइम पे हमें ज़रूरत के टाइम हम मछली को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेट लेबर बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब आ जाता है, मतलब मछली को पकड़ने के लिए। जैसे मेरा खुद का मेरा एक तालाब है, मेरे पहले कुछ तालाब था, अभी उसका लीज अमाउंट ख़त्म हो गया, और भी इस साल और भी काफ़ी तालाब में ले लूँगा। तो अभी जो 20 एकड़ का तालाब है उसमें क्या होता है, मेरे को नेटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें एट ए टाइम 5 से 6 हज़ार फीट नेट की ज़रूरत पड़ता है, काफ़ी सारे आदमी की ज़रूरत पड़ता है, तो हर चीज़ ऑल टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता। तो मैं खुद के जो हार्वेस्टिंग है वो अलग अलग तरीके से मैं कर लेता हूँ। वो छोड़िए, कभी मैं अपना हार्वेस्टिंग को भी दिखाऊंगा और उनके लिए भी डिस्कशन करेंगे। बाद में मेनली बताता हूँ, जो अगर आपके पास अगर 10 एकड़ का तालाब है तो कोशिश करना 4 एकड़ 5 एकड़ करके डिवाइडेशन कर देना, जिससे इससे क्या होगा, अब लोग जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप तालाब से मछली को निकाल सकते हो, या किसी तालाब के अंदर प्रॉब्लम भी हो गया तो आपको इतने बड़ा तालाब को करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो हमारे 10 एकड़ का ज़मीन है, अगर 3-3 एकड़ का तालाब है, तो एक तालाब में प्रॉब्लम होगा तो इस 3 एकड़ का मतलब मछली को अगर मैं सही ढंग से उपचार कर दूँ तो बाकी में प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए साइज बहुत ज़रूरी है, आप अपने हिसाब से करना, लेकिन आपको बड़ा तालाब का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा तालाब में क्या होता है, हवा चलता है, हवा चलने के बाद नेचुरली एक पानी के उथल पुथल होता है, जिससे काफ़ी सारा ऑक्सीजन क्रिएट होता है। एरिएशन, नेचुरली एरिएशन बहुत ज़रूरी है, एरिएशन मिल पाता है, इससे हम लार्ज स्केल में मछली को पैदावार कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जितना बड़ा होगा तो मछली को स्पेस मिलेगा, और जो फैकल में जो मछली से मतलब निष्कासित होने वाला जो भी ख़राब चीज़ है वो बहुत जल्दी डिकम्पोजिंग होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए बड़े तालाब तो ऑलवेज अच्छा है। अभी आता हो बड़े तालाब को आप निर्माण तो कर लिया, रिपेयरिंग कर लिया, अभी उसको तैयार कैसे करेंगे। सबसे पहली बात बता रहा हूँ, जिस तालाब कोशिश करना आप लोग तालाब को सुखाने के लिए, अगर तालाब सुखा के 15 दिन तक आप सुखा लेते हो तो सबसे बेहतरीन है। अगर जो तालाब सुखा नहीं सकते हो तो आप लोग कोशिश ये भी कर सकते हो, तालाब को आप जितना भी अनवांटेड मछली है सबको आप उनको ख़त्म कर दीजिए, नेटिंग करके ख़त्म करिए, या फॉस्टीन जो गैस टैबलेट है उससे यूज़ करके भी मछली को ख़त्म कर सकते हो। काफ़ी सारे तरीका है जो मछली को अनवांटेड मछली को तालाब से निकालने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम क्या करेंगे, जो हम नया कल्चर शुरू करेंगे उसमें क्या बिल्कुल गिनती करके मैनेजमेंट के साथ हम मछली को छोड़ सकते हैं लेयर के हिसाब से, और उनके फीडिंग या जो वाटर मैनेजमेंट हो गया या पॉन्ड मैनेजमेंट सब हम सही ढंग के कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, अक्सर हमारे पुराना तालाब में कुछ मछली रह गया, फिर हम मछली छोड़ दिया, हमें काउंट ही नहीं पता लगता, कितना बायोमास से पता नहीं लगता, हम ये देते वो देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ये क्या एक्सपीरियंस हो, जो भी फार्मर है वो तो अपने आप को इस चीज़ को पता हो जाता है, वो तो कर लेता है, लेकिन जो इन एक्सपीरियंस फार्मर है उनके लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, और तभी क्या होता है मछली का ग्रो नहीं हो पाता। तो आप लोग पॉन्ड पिपास में स्टार्टिंग में क्या करना, स्टार्टिंग में आप लोग जब शुरुआत करोगे, अगर सूखा लेते हो या नहीं भी सूखा पाओगे तो कोशिश करना बिना मछली रहते हुए तालाब के अंदर, अगर कीचड़ ज़्यादा हो, अगर तालाब के अंदर कीचड़ का परिमाण आपको ज़्यादा है, वो भी एक टाइप का ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसको भी हम लोग खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 से 4 किलो लाइम पर डेसीमल मतलब 1 एकड़ में आपको लगभग 200 से 400 किलो पर एकड़ आपको चूने का लाइम का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइम का इस्तेमाल करने के मेन मकसद यही है,
लाइम क्या करते हैं, आपके जो नीचे जमा होने वाला जो भी जीवाणु है, जो भी खराब चीज़ है, उनको तो ये ख़त्म करता है। दूसरी बात, तो तालाब के अंदर जो कीचड़ वगैरह है वो उसको तोड़ के उससे न्यूट्रिशन को बाहर पानी पे बाहर निकाल देता है, जो हमारा तालाब के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देता है, जो हमारा जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरा चूने का वीडियो है, उनमें आप देख लेना तो आप लोगों को पता लग जाएगा। दूसरी बात, चूना अगर ज़्यादा हम इस्तेमाल कर देते हैं, नीचे एक लेयर बन जाता है, तो हमारा बीमारी का जो बाद में रेड स्पॉट, वाइट स्पॉट या आर्गुलस का प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक बच जाता है, क्योंकि आर्गुलस का एक साइड होता है जो उनके जीवन काल में एक उगू साइड, मतलब एक प्यूपा टाइप का होता है जो स्टेबल होता है जमीन पे तना में, मतलब आपको तालाब के नीचे। तो वहाँ पर अगर चूना के वो कांटेक्ट में आता है ना, तो उसके शरीर के ऊपर का जो लेयर है टूट जाता है, तो मर जाता है। तो आर्गुलास भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता अगर तालाब के अंदर चूना ज़्यादा है। और ज़्यादा करके चूना देके रखोगे तो बाद में हमें, और दूसरी बात मछली को तो कैल्शियम को सख्त ज़रूरत है, चूना रहेगा तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम वहाँ से ले ही लेगा। तो इसलिए चूने के लिए कभी कंजूसी मत करिएगा। बहुत आदमी को लगता होगा जो चूना ज़्यादा दे देने से शायद मेरा तालाब के अंदर पीएच इंक्रीज होगा। आप लोगों को एक चूने का खासियत मैं बताऊंगा। चूना एक बफरिंग यूनिट का काम करता है। तालाब के अंदर में अगर चूना ज़्यादा देर तक दे कर रखता हूँ तो क्या होता है, वो कभी भी हमारा तालाब के अंदर पीएच को बहुत ज़्यादा तक होने नहीं देता। एक्चुअली पीएच ज़्यादा होने के लिए मैं मेनली कारण चूना नहीं है, काफ़ी टाइप का बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो एक चीज़ डिस्कशन अलग करेंगे। इस चीज़ में डिस्कशन करने जाऊंगा तो एक तो वीडियो क्लिप भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि जो चीज़ बताना। उसके बाद तालाब में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक मैटर स्टार्टिंग में आपको पर डेसिमल 10 से 15 किलो आप गोबर का जो खाद है आप इस्तेमाल कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कुछ बंदे को अगर तालाब को सूखा के रखे हैं तो पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो ढेंचा है, ढेंचा बो सकते हैं, जो ग्रीन ऑर्गेनिक खाद होता है। तो फिर ढेंचा बोने के बाद आप 15 दिन के बाद एक बार आप जुताई कर दोगे तो आपका तालाब के बाद में जो हमें प्लांटन रेज करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खाद देता है, ये बहुत कम मात्रा में लगता है। तो आप तालाब को बिल्कुल रिच ऑफ ऑर्गेनिक खाद से भर देने से और क्या होगा, आगे अगर 10 से 15 किलो आप क्या बोलते हैं गोबर का इस्तेमाल करते हो तो गोबर में क्या होगा, आपको तालाब के नीचे वाला जो छोटे छोटे सुराग होता है और चूना रह जाएगा, तो जो पानी को जल्दी से जल्दी आपको सूखा देता है। मतलब जिस तालाब में जितना रेतीला है, जो तालाब जितना रेतीला है उसमें गोबर का मात्रा, ऑर्गेनिक जो भी खाद आप डालोगे वो मात्रा ज़्यादा होगा। जैसे कुछ तालाब होगा बालू टाइप का है, उनमें आप 15 नहीं 20 किलो 25 किलो तक आप गोबर का खाद इस्तेमाल करिए, तभी आपको तालाब अच्छा सा रेस्पॉन्स करेगा। नहीं तो बाद में वो अच्छा से रेस्पॉन्स करेगा नहीं। और इतने मात्रा में आप बाद में खाद डाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, मछली होता नहीं है, तो आप आराम से इस तालाब को सही ढंग से कर पाओगे। जैसे हम लोग खेती में पहले हम जितना मात्रा में हम खाद देते हैं, बाद में पौधा होने के बाद दे नहीं सकते, क्योंकि वो मछली वो क्या बोलते हैं पौधा को जला सकता है। सेम चीज़ है, वो मछली को भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए स्टार्टिंग अवस्था में आप मैक्सिमम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करिए। ऑर्गेनिक खाद मैंने क्या बोला, पर डेसिमल 10 से 15 किलो। अगर कोई बंदा आप अगर जब चाहते हो मैं महुआ का इस्तेमाल करो तो महुआ के लिए आप पर डेसिमल 8 से 10 किलो आप अगर इस्तेमाल करेंगे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। महुआ एक ऐसा चीज़ है जो तालाब के अंदर अगर हम डाल देते हैं तो तालाब के अंदर 15 दिन तक उसको स्टेबल रखना पड़ेगा। और तालाब के अंदर जितना भी अनवांटेड फिश है उनको भी ख़त्म करेगा और बाद में वो बहुत ही बेहतरीन खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जो इतने बढ़िया ढंग से जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन रेज करता है। तो स्टार्टिंग में देखा जाता है तो 15-20 दिन तक आपको खाने देने की भी जरूरत नहीं पड़ता। मछली ऐसे धड़ाधड़ बड़ा होता है क्योंकि वो इतने मात्रा में प्लैंकटन करता है। और दूसरी बात, बाद में भी हम लोग जो भी इनऑर्गेनिक खाद देते तो थोड़ा सा देने से वो अच्छा तालाब रेस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं और हमारा प्लैंकटन के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए और अगर कोई चाहता है मेरे पास गोबर का खाद भी नहीं है और साथ में आप लोग अगर चाहो तो पर डेसिमल 2 किलो करके अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है, जो राख बोलते हैं, जो लकड़ी वाला राख होता है, अगर हम तालाब में लगा नीचे हम डाल देते तो काफ़ी हमें माने प्रॉफिट मिलता है। इस क्या होता है, जो राख होता है, राख रिच ऑफ फास्फोरस,
या क्या बोलते हैं विटामिन सॉरी के का है, फास्फोरस का रिच रहता है, पोटासियम भी उसमें काफ़ी मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ बहुत टाइप के न्यूट्रिशन उसमें रहता है। और दूसरी बात, राख क्या होता है, जो हमारा जब बाद में तालाब में जो पानी वगैरह हम भरते, जो मूडी वाटर का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो मूडी वाटर होता नहीं है। और सेम काम चूना भी करता है। चूना मतलब जिस तालाब में थोड़ा मूडीपन का खतरा ज़्यादा है, वो ऑलवेज कोशिश करना 3 से 4 किलो तो पक्का डालने की कोशिश करना तालाब में 5 डेसिमल के हिसाब से। क्योंकि तालाब का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो तालाब के अंदर देखना पानी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। वो ऑलवेज पानी में एक धुंधलापन दिखाई देगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग में चूना डाल देते हैं तो क्या करता है, हमारा जो ज़मीन का नीचे वाला सतह है तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा तो हमारा वो चीज़ जो भी धूल वगैरह जमता है, कण है, वो नीचे स्टेबल हो जाएगा और उससे न्यूट्रिशन को भी बाहर फेंक देगा। तो ये चीज़ का फ़ायदा होता है। आप ऐसे करके तालाब को प्रिपरेशन करिए। उसके साथ साथ आप इनको डालने के बाद आप देखना 10 दिन तक आपको तालाब के अंदर एक हल्का सा हरापन आ जाएगा। उसके बाद 5 डेसिमल 100 ग्राम DAP, 100 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश छिड़काव करिए। छिड़काव करने के बाद तालाब के कलर और भी बढ़िया आ जाएगा। और आने के बाद आप मछली छोड़ने से पहले मतलब मैंने पहला दिन चूना डाल दिया, गोबर डाल दिया, पानी भर दिया 1-2 दिन के अंदर। फिर 7 से 8 दिन के बाद इनऑर्गेनिक खाद मैंने दे दिया। इनऑर्गेनिक खाद देने के बाद अभी जिस तालाब का रिस्पॉन्स अच्छा है उनको इनऑर्गेनिक खाद शायद कम देना पड़े। हो सके आपका तालाब बहुत अच्छा कलर आ गया तो आपको इनऑर्गेनिक खाद इतना देने की जरूरत नहीं है। जो इसको नहीं आ रहा है वो 100 ग्राम करके देगा। अगर जिसका थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो 50 ग्राम करके 5 डेसिमल दे सकता है। इनके चीज़ को समझिए, अलग अलग तालाब का नेचर अलग होता है। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वही चीज़ होगा ऐसा नहीं। उसको कम या ज़्यादा करके आप लोगों को देखना पड़ेगा, इसी को एक्सपीरियंस बोलता है। तो आप इनको कम ज़्यादा करके डालेंगे। उसके बाद गोबर वगैरह दे देने से ऐसी भी जू प्लांटन क्रिएट हो जाएगा। अगर बढ़िया और जू प्लांटन आपको चाहिए तो आप लोग पर एकड़ आपको 30 किलो राइस ब्रांड के साथ 3 किलो गुड़ और 100 ग्राम ईस्ट 2 दिन तक पानी से अच्छे से गीला करके तालाब में छिड़क दीजिए। आपको इससे भरपूर मात्रा में जू प्लांटन क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको राइस ब्रांड नहीं मिल पाया तो आप लोग जो गेहूं का चोकर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या मक्के का चोकर है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करता है राइस ब्रांड। अगर राइस ब्रांड नहीं मिलता है DORB कर सकते हो। तो DORB भी बहुत बढ़िया तालाब के अंदर रिस्पॉन्स करता है जू प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जब भी हम लोग ईस्ट से फर्मेंटेड करते हैं तो अल्कोहल टाइप का चीज़ बनता है जो तालाब के अंदर जाता है। तो काफ़ी मात्रा में सूजी पोका मतलब काफ़ी टाइप का जू प्लैंकटन जो बहुत बेहतरीन जू प्लैंकटन मच्छी के लिए वो क्रिएट हो जाता है और जो मछली के लिए बहुत ही उपयोगी है उसको ग्रोथ करने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग इस हिसाब से अपने पॉन्ड को प्रिपरेशन करेंगे। और पॉन्ड प्रिपरेशन में फिर भी आप लोगों को चीज़, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली बोलता रहता हूँ, हो सकता है एक बहुत चीज़ अभी दूसरे में बार वीडियो बनाऊंगा और भी कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ चीज़ बोला वो भी कुछ चीज़ छूट भी सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना इनमें भी अगर चीज़ का डाउट है। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया। अगर उसके साथ आप लोग 2 किलो करके मास्टर्ड ऑयल केक, 2 से नहीं 1 किलो एनफ होता है मास्टर्ड ऑयल केक, आप अगर 5 डेसिमल भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको इनऑर्गेनिक खाद का बहुत कम पड़ जाएगा, देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा और तालाब आपको बाद में और अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो 15 किलो आप गोबर, 1 किलो मास्टर्ड ऑयल केक आप तालाब में स्टार्टिंग में दे के और 2 से 4 किलो चूना दे के आप तालाब को प्रिपरेशन करिए। तालाब के अंदर पानी भरिए, 15 दिन तक तालाब को रखिए। पहले आपको ग्रीनिश कलर आएगा, उसके बाद हल्का ब्राउन टाइप का ग्रीनिश कलर आएगा। उसके बाद आप मछली छोड़िए। अभी किस हिसाब से मछली छोड़ना है, क्यों छोड़ना है और कब तक हम इसको कल्चर कर सकते हैं, कल्चर के किस टाइप से हम अच्छे कम लागत में भी हम अच्छा कल्चर ले पाएंगे, उसके लिए मैं अलग नेक्स्ट में वीडियो में लाऊंगा। क्योंकि अभी मैं इसको बोलूँगा तो एक तो वीडियो ऐसे ही हो गया 15-20 मिनट, तो और काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर फील करोगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लोग हमें इंतज़ार करिए। और मेरे अगर वीडियो आप लोग की इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन करके कोशिश करता हूँ सही चीज़ को। अगर आप लोग ले पाओगे तो आप लोगों को पक्का इसमें प्रॉफिट मिलेगा।
अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो पक्का इसमें कमेंट करके बताना। लाइक 100% करना सर। लाइक करने से मुझे भी लगता है नहीं मेरे वीडियो को इन लोगों ने देख रहा है, इनको अच्छा लगा, इसलिए इन लोगों ने लाइक किया। और भी कोई नया चीज़ जानकारी अगर चाहिए अब लोग तो पक्का मेरे कमेंट में लिख दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जो नया लोग है, जो नया न्यूली जो फार्मर है, सब्सक्राइब करेंगे तो जो सर अब लोग को लग रहा है मेरे इन्फॉर्मेशन उन बंदे तक पहुंचना चाहिए जो अभी न्यूली स्टार्टिंग कर रहे फिश फार्मिंग, या जो फिश फार्मिंग अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन उनको कमाने के लिए कुछ नॉलेज की बेसिक चीज़ की ज़रूरत है। तो अब मेरे वीडियो में मैक्सिमम चीज़ में वही चीज़ बताता हूँ। तो पक्का सर इनको सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।